नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग क्वासी फर्मी लेवल ये जो है ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे निकल के आता है ये, और ये आगे पीएन जंक्शन में यूज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एपिसोड है ये मेरा लास्ट एपिसोड होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे। जो हमारा जो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था हमारे ईडीसी को, तो उसमें पहला जो पार्ट था वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स था। इसके बाद एक डीपीपी आएगी, वो आपको सोल्व करनी है। एंड आफ्टर दैट हम पीएन जंक्शन को पढ़ेंगे। तो एक तरह से डिवाइसेस वाला पार्ट इस एपिसोड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये लास्ट एपिसोड है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो पिछला एपिसोड था और उससे पिछला एपिसोड था वो कनेक्टेड एपिसोड थे। उनमें मैंने आपको एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन समझाया था कि एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होती है। एंड आफ्टर दैट हमने एप्लीकेशन ऑफ एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन देखा था। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें मैं वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा कि एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, और आफ्टर दैट उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज का जो एपिसोड है उसमें स्टार्टिंग के एक दो एपिसोड ऐसे हैं जिनमें डाइलेक्ट्रिक टाइम कांस्टेंट हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हाइनेस एंड शॉकले एक्सपेरिमेंट जो था, जिसमें हम मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं असल में, वो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर क्वाजी फर्मी एनर्जी जो है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक मैं क्या करवा चुका हूं, सो दैट आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाए। तो सबसे पहले हमने एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हमने डिराइव की थी। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, और ये जो सेमीकंडक्टर है मैं मान के चला हूं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें जो माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर होंगे वो होल होंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास एन टाइप है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो आएगी एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल पी बाई डेल टी डेल एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डी पी माइनस म्यू पी इंटू ई डेल डेल्टा पी बाई डेल एक्स प्लस जनरेशन रेट माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ डेल पी। इस तरह का हमने एक्सप्रेशन देखा था, और इसको हमने फिर अलग अलग कंडीशन में सोल्व किया था। जो पहले जो लास्ट टू लास्ट एपिसोड था उसमें हमने इसको डिराइव किया था, एंड उसके बाद लास्ट एपिसोड में हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी। तो जरा मैं एप्लीकेशन भी एक बार बता दूं। अगर ये पी टाइप होता तो यहाँ पे डेल एन हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता, बस और कुछ नहीं था। ठीक है। तो अब जरा देखिए इसकी जरा एप्लीकेशन में थोड़ा सा बता दूं आपको। इसकी हमने फिर एप्लीकेशन देखी थी। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला केस हमने क्या लिया था, इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया था बेसिकली। तो सबसे पहला केस हमने क्या लिया था, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लीजिए, और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ लाइट फॉल कराई। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैंने इसमें एक्सेस कैरियर कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है। तो और लाइट जो है वो मैं यूनिफॉर्मली डाल रहा हूं, मतलब हर जगह पे बराबर लाइट में इंजेक्ट करा, मतलब इसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं। ठीक है, हर जगह पे यूनिफॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूं, लाइट हर जगह बराबर फॉल हो रही है। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो कैरियर है, एक्सेस कैरियर, वो जनरेट होंगे। ठीक है। तो मुझे ये देखना था कि टाइम के साथ वो कैसे वेरी करेंगे, तो वो मुझे देखना था। तो इसमें मैंने क्या बोला है, मैंने बोला स्पेस के साथ मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना, बिकॉज मैं यूनिफॉर्मली मेरे जनरेट होंगे, तो वो मैंने जीरो कर दिए थे। ठीक है। दूसरी बात, मैं रिकॉम्बिनेशन को नहीं ले रहा हूं, वो भी मैं हटा रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं, सॉरी, रिकॉम्बिनेशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन तो साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा, तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन मुझे लेना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए इससे जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो किस तरह की बनेगी, जरा देखिए। उससे जो एक्सप्रेशन आएगा, मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूं टाइम के साथ, डेल पी टी, जो एक्सेस कैरियर जो जनरेट होंगे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे दोस्तों, वो एक्सपोनेंशियली आपके बढ़ेंगे और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, एक वैल्यू पे आगे कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट वैल्यू इज जी प्राइम टाउ पी। टाउ पी बस जो माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर ना उनका लाइफ टाइम है बेसिकली। ठीक है। तो एक टाइम के बाद वो एक्सपोनेंशियली राइज हुआ, एक पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जाएगी, स्टडी स्टेट आ जाएगी, और स्टडी स्टेट के टाइम क्या होगा, जनरेशन इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है। अब सोचिए किसी पर्टिकुलर टाइम टी नोट के बाद, टी नोट इज वेरी लार्ज टाइम। ठीक है, टी नोट के बाद मैंने मान लीजिए यहां पे लाइट को ऑफ कर दिया। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा तो ऑफ करते ही फिर से क्या होगा बताओ, ये पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, और यहां पे हर तरफ जो एक्सेस करेगा वो उसकी वैल्यू इतनी हो रखी है, हर तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब एक्स के साथ अभी भी कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे हम लोग। लेकिन अब मैंने जनरेशन हटा दिया, जनरेशन को जीरो कर दिया, तो अब केवल रिकॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब डेल पीटी जो है वो टाइम के साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कम होगा, एक्सपोनेंशियली ऑब्वियसली, तो एक्सपोनेंशियली अब वो कम होगा। ठीक है।
अब वो एक्सपोनेंशियली अब जो है वो कम होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज डेल पी जीरो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ पी, कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली डाउन ये होना स्टार्ट कर देगा। और ये जब ये बढ़ा था तो ये क्या था, ये था जी प्राइम टाउ पी इनटू जो इक्वेशन आई थी, मेरे ख्याल से वो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन ये बनेगी। तो ये मैंने बताया कि ये दो एप्लीकेशन हमने देखी थी, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन वाली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने देखा था स्पेशियल वेरिएशन। ठीक है, मतलब स्पेस के साथ कैसे वेरी करेगा। अगर मैं टाइम को ना वेरी करूं, मैं सिर्फ स्पेस का वेरिएशन देखूं, तो उस केस में जरा देखिए। तो मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, एन टाइप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या किया सुनिए, समवेयर यहां पे मैंने कोई x इक्वल टू 0 ले लिया। सोचिए इस जगह पे मेरा x इक्वल टू 0 है, यहां पे x इक्वल टू 0 है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, इस जगह पे x इक्वल टू 0 पे मैंने समहाउ कुछ कैरियर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ कैरियर डाल दिया इसके अंदर, और उसकी हाइट जो है वो इतनी है, माइनॉरिटी कैरियर मान लीजिए डेल्टा पी जो है वो इतनी हाइट का है। अब मुझे क्या देखना है, मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। कोई जनरेशन नहीं है, मैंने इकट्ठा बस ये डाल दिया, तो और कोई जनरेट नहीं हो रहे, बस एक साथ मैंने डाल दिया। ठीक है, अब टाइम के साथ मैं स्टडी स्टेट देख रहा हूं, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ x में वेरिएशन देखना है, क्योंकि मैं स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहा हूं। तो x में अगर मैं वेरिएशन देखूंगा तो ऑब्वियसली ये फिर ऐसे डिके आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर भी और इधर भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट, मतलब डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये बनेगा अंडर स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट में देखोगे तो ये वेरिएशन आपको नजर आएगा, और इसकी जो वैल्यू बनेगी डेल पी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डेल पी जीरो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। एल पी इज नोन एज डिफ्यूजन लेंथ, और एल पी की जो वैल्यू आई थी दैट वाज रूट ऑफ डी पी इंटू म्यू पी, कुछ इस तरह का था दोस्तों। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था। अगर ये टी इक्वल टू 0 पे है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे है, स्टडी नहीं नॉट टी इक्वल टू 0, ये स्टडी स्टेट में है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने 0 लिया था ना, तो स्टडी स्टेट एनालिसिस मैंने किया। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। सोचिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ना करता, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, कुछ इस तरह का सेमीकंडक्टर, जरा देखिएगा। और मैंने क्या किया, यहां पे मान लीजिए x इक्वल टू 0 था, यहां पे मान लीजिए x इक्वल टू l था, मेरा ध्यान से देखना। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। सोचिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और यहां पे एक मैंने लाइट इंजेक्ट की, मतलब एक लाइट एक बार यहां पे डालिए, सो दैट मेरे पास कुछ एक्सेस कैरियर यहाँ पे बन जाए। ठीक है, एक पल्स आ जाए एक्सेस कैरियर। तो अगर आप देखोगे तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मैंने एक पल्स जनरेट कर दी, जिसकी जो हाइट है वो मान लीजिए डेल्टा पी है। एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, ये हाइट मेरी डेल्टा पी है। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ध्यान देना, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसका जो बिहेवियर आएगा, माइनॉरिटी कैरियर जो है, एक्सेस कैरियर जो है, उनका जो बिहेवियर आएगा, अब वो कैसा आएगा दोस्तों, अब वो टाइम और स्पेस दोनों के साथ चेंज होगा। अब आप बोलोगे सर टाइम और स्पेस दोनों के साथ क्यों चेंज होगा? सुनिए, सबसे पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे उन एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर बहुत ज्यादा है और इधर है ही नहीं, तो आप ये बोल सकते हो डिफ्यूजन होगा। मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिफ्यूज होगा और बेसिकली ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी स्प्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या करेगा, ये ड्रिफ्ट भी होगा इसके अंदर, ये आगे चलना स्टार्ट करेगा। जो होल है वो उधर की तरफ जाएंगे, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो लोअर की तरफ होल जो है वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये ड्रिफ्ट भी होगा और ये स्प्रेड आउट भी होता चला जाएगा टाइम के साथ। मतलब अगर t इक्वल टू t1 पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, t इक्वल टू t2 पे देखोगे तो थोड़ा इस तरह का नजर आएगा। देखो ज्यादा स्प्रेड हो गया है। t इक्वल टू t3 पे देखोगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो ये देखा जाए तो स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, और ये ध्यान से देखो, स्प्रेड होता जा रहा है और बेसिकली ड्रिफ्ट भी होता जा रहा है, ये आगे की तरफ उधर की तरफ ट्रेवल करता जा रहा है। ठीक है, तो इसका हमने लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन निकाला था, अगर आपको याद हो, डेल पी एक्स टी दैट वाज इक्वल टू डेल पी 0 अपॉन रूट ऑफ 4 पाई डी पी टी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू पी ई टी डिवाइड बाई, अच्छा इसका स्क्वायर हो गया था, डिवाइड बाई
4 dpt, आई थिंक ये था एक्सप्रेशन, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। इस तरह का मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया था। मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा पी, ठीक है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, या एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया था, ठीक है, ये है मेरे पास, इस तरह का एक्सप्रेशन आया था, और इसको अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह का बनेगा। बट अगर सोचिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कर दूं, सोचिए एक मिनट के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूं, सोचिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी तो यहां पे केवल x का फंक्शन रहेगा, ये बन जाएगा डेल पी जीरो जीरो, जो भी इसकी जीरो जीरो पे वैल्यू आएगी, t इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो, दोनों है इसमें, ठीक है, रूट ऑफ 4 पाई dpt e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dpt। अब जरा देखो, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दूंगा तो आप ध्यान से देखिए, स्पेस में गॉसियन फंक्शन है, स्पेस में गॉसियन फंक्शन है, और टाइम में धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है वो डिके होता चला जाएगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो एम्पलीट्यूड है डिके होता चला जाएगा, और स्पेस में गॉसियन फंक्शन बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला केस अगर मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये बनेगा t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे अगर आप देखोगे तो एक एम्पलीट्यूड बनेगा, इसकी कुछ मैक्स वैल्यू बनेगी, और मे बी ये आपका डिके आउट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब सुनिए, t इक्वल टू t1 पे देखिए, ये कुछ इस तरह का बनेगा t इक्वल टू t1 पे, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, t इक्वल टू t1 पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, नीचे भी t है ऊपर भी t है, कम हो जाएगा, और x में अगेन गॉसियन फंक्शन आएगा, लेकिन इस बार ड्रिफ्ट नहीं होगा, ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या है, जीरो, ठीक है। उसके बाद अगर अगले इंस्टेंट में देखा तो अगले इंस्टेंट में कुछ इस तरह का आएगा, आप समझ गए होंगे। तो ये है तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी तब कुछ इस तरह का आएगा, मतलब उस केस में ये ड्रिफ्ट भी होगा, उस केस में बस ये एक ही जगह पे नहीं आएगा, ये ड्रिफ्ट होता चला जाएगा। पॉइंट को समझिए। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया था। जब ये आपकी एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन सोल्व करोगे तब ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आया लास्ट टाइम, ठीक है। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हमें यूजिंग दिस कंसेप्ट हम लोग इसकी मोबिलिटी निकालेंगे। इसकी मोबिलिटी क्या आएगी, माइनॉरिटी कैरियर की मोबिलिटी क्या आएगी, और डिफ्यूजिविटी क्या आएगी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या आएगा। मुझे ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट, बल्कि दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमें बताया है ये, और उनका एक साइंटिस्ट का जो नाम था वो था हेनिस, एंड दूसरा था शॉकले, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो हेनिस का जो पूरा नाम था वो J.R. हेनिस था, और W. शॉकले दूसरा साइंटिस्ट था। इन्होंने 1951 में बेल लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उससे उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने म्यू पी और डीपी को कैलकुलेट किया। तो चलिए जरा इसको समझते हैं कि म्यू पी और डीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है हेनिस एंड शॉकले एक्सपेरिमेंट। अब जरा देखिए ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखिए दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, जरा देखिए, उन्होंने एक सेमीकंडक्टर लिया, मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने केस पढ़ा है, ये एन टाइप मान लीजिए मेरे पास सेमीकंडक्टर है, और उन्होंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहां पे लाइट उन्होंने डाली, लाइट फॉल की, और यहां पे कुछ एक पल्स जनरेट कर दी जिसको उन्होंने डेल्टा पी का नाम दिया, ठीक है। एक पल्स जनरेट कर दी इस जगह पे t इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे मान लीजिए x की वैल्यू जीरो है, और यहां पे मैं मान लेता हूं x की वैल्यू l है। तो मुझे निकालनी है मोबिलिटी क्या होगी। ऑब्वियसली ये जो पल्स जो जनरेट किया ये क्या होगी, एक तो स्प्रेड होती चली जाएगी और एक ड्रिफ्ट भी होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे तो मोबिलिटी में इंटरेस्ट है, और मोबिलिटी भी किसकी वजह से, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। एक बात और मैं बताता हूं, देखो आपने मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड कुछ पढ़े होंगे, उनमें भी आपने एक बार मोबिलिटी कैलकुलेट की हुई है। आप याद कीजिए होल एक्सपेरिमेंट, होल इफेक्ट फिनोमेना, ठीक है, वहां पे भी आपने मोबिलिटी कैलकुलेट की थी, लेकिन वो जो मोबिलिटी थी दोस्तों, वो मोबिलिटी थी ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, वो मेजॉरिटी कैरियर की मोबिलिटी है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर की मोबिलिटी एंड डिफ्यूजिविटी निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए मोबिलिटी कैसे निकालें। मोबिलिटी किसके साथ जुड़ी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए तो उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दूंगा, मजे आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता ही है, V/L कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बट प्रॉब्लम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालें? तो मान लीजिए ये जो पल्स है, हम जानते हैं ये पल्स जो है वो ड्रिफ्ट होगी। अगर मैं टाइम के साथ देखूं तो ये पल्स जो है ये आपकी ड्रिफ्ट होती चली जाएगी, आप जानते हो, ठीक है, और स्प्रेड आउट होती चली जाएगी। तो मान लीजिए x=L जो लेंथ है यहां पे पहुंचने में, x=L लेंथ पहुंचने में इसको जो टाइम लग रहा है वो TD टाइम लग रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, सम टाइम TD लग रहा है, TD टाइम में ये यहां पे पहुंची है। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप कैसे चेक करोगे? तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार किया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए TD टाइम में ये पल्स जो है वो यहां पे पहुंच रही है, तो इससे मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज L लेंथ अपॉन TD। 1 मिनट के लिए मान लो TD होता है, मैं भी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी दोस्तों। और अगर मैं इसको पुट करूं तो म्यू पी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू VD इंटू L बाई TD। मैंने गलत कर दिया, VD की वैल्यू है भी ये, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, हाँ जी, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दिया है इसको पुट करने में। हाँ जी, तो अगर आप पुट करोगे तो क्या बनेगा बता दे रहा हूँ, VD की जगह पे ये पुट कर दो तो L बाई TD इंटू E। ये मेरे पास क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा मोबिलिटी। ये मेरे पास मोबिलिटी आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया ये कि मोबिलिटी हॉल की वजह से क्या निकलेगी हमारे पास, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि TD को कैसे मेजर करोगे, ठीक है, ये दिक्कत है। तो देखेंगे ये भी, TD को भी मेजर करेंगे। अभी थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करने, मुझे थोड़ा और सेटअप करना है सो दैट मैं TD को कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है। और डिफ्यूजिविटी भी अभी मुझे निकालनी है। तो अब जरा देखते हैं कि डिफ्यूजिविटी और TD जो है ये उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो चलिए जरा देखें दोस्तों, सोचिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, मुझे डिफ्यूजिविटी निकालनी है, मुझे डीपी निकालनी है। 1 मिनट के लिए देखना, दोनों एक साथ निकलाएंगे, TD और डीपी दोनों एक साथ निकलाएंगे। मुझे डिफ्यूजिविटी निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, जो डिफ्यूजिविटी है वो कैसे निकलेगी? वो बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड, ये जो स्प्रेड हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ डिफ्यूजिविटी हो रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 में कर देता इसमें तो जरा देखो कैसा बनता, तो ये बनता, तब भी देखो स्प्रेड हो रहा है। तो डिफ्यूजिविटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले 0 क्यों ना कर दो? अगर आप डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो डिफ्यूजिविटी अगर निकालनी है तो हमें तो सिर्फ स्प्रेड को देखना है, स्प्रेड ही मेरा डिफाइन करेगा डिफ्यूजिविटी को। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ड्रिफ्ट को 0 कर लें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देते हैं और उससे डिफ्यूजिविटी निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं, सही बात है? हाँ, तो वैसे निकालेंगे। चलिए जरा देखते हैं। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो आपने ये जो टाइम, ये जो आपने ये जो निकाला है एक्सप्रेशन म्यू पी का, ये आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रखा है ना, ये वाला, इस एक्सप्रेशन से भी आप निकाल सकते थे। कैसे? जरा देखिए, एट T इक्वल टू TD, अगर मैं T इक्वल टू TD पे देखूं तो इसकी जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू आई है T इक्वल टू TD पे, ये एम्पलीट्यूड तो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा ना, T इक्वल टू TD के साथ। देखो ये एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है कम होता जा रहा है टाइम के साथ, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। लेकिन अगर स्पेस में देखोगे, स्पेस में अगर आप देखोगे तो गॉसियन फंक्शन ये डिसाइड कर रहा है, गॉसियन फंक्शन को ये डिसाइड कर रहा है। अब मुझे एक बात है, एट T इक्वल टू TD जो मैक्सिमा है गॉसियन फंक्शन का, वो x इक्वल टू L पे लाई कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो मैक्सिमा होगा वो कब होगा? जब ये पावर 0 हो जाए, क्योंकि e की पावर 0, इसका मैक्सिमा 1 बनेगा, ध्यान से देखिए, अदरवाइज ये पावर कम ही होती चली जाएगी। अब मुझे बताइए, x इक्वल टू L पे मैक्सिमा TD टाइम पे आ रहा है, x इक्वल टू L लेंथ पे जो मैक्सिमा है वो TD टाइम पे आ रहा है। मैक्सिमा तब होगा जब ये 0 बन जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 जो होगा 1 होगा, अदरवाइज e की पावर नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव तो और डीके होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है, मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमा होने के लिए जरूरी है कि ये न्यूमरेटर 0 बन जाए, x माइनस म्यू पी ई टी इक्वल टू 0 बन जाए। बट मैं जानता हूं क्या कि यहां पे x इक्वल टू L पे जो मैक्सिमा आएगा वो तब आएगा जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, TD। तो यहां पे x की वैल्यू L कर देता हूं और t की जगह पे TD कर देता हूं। तो अब बताओ, यहां से आप म्यू पी निकाल सकते हो, म्यू पी विल बी इक्वल टू L अपॉन में ई टी डी। ये तो पहले भी आया, ये चीज हमने पहले इस एक्सप्रेशन से देखी, यही चीज हमने इस एक्सप्रेशन से निकाली, ठीक है, दोनों से सेम ही चीज आएगी। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है TD का। TD कैसे कैलकुलेट करें? उससे मोबिलिटी कैलकुलेट होगी, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर की। तो मोबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम वापिस आते हैं और हम यहां पे इसमें काम करेंगे, मोबिलिटी नहीं, डिफ्यूजिविटी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला डिफ्यूजिविटी बेसिकली किससे रिलेटेड है? स्प्रेड के साथ।
तो एक काम करते हैं, ड्रिफ्ट को जीरो कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे अलग अलग टाइम पे आपको इस तरह का फिनोमेना नजर आएगा। T इक्वल टू टी डी पे अगर आप देखोगे, T इक्वल टू टी डी पे, तो आपको क्या पता ये हाइट नजर आए। अब आप बोलोगे सर T इक्वल टू टी डी पे तो ये आगे की तरफ सरका हुआ था यहां पे। नहीं, अब ये आगे नहीं सरकेगा। क्यों नहीं सरकेगा बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जीरो मान लिया, तो ये जो जितने भी पल्स हैं एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ड्रिफ्ट नहीं होगा, इस तरह का नजर आएगा आपको। ठीक है, तो T इक्वल टू टी डी पे मान लीजिए ये आपको नजर आया, और ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को मैं बोल रहा हूं सम डेल्टा पी कैप। इस एम्पलीट्यूड को डेल्टा पी कैप बोल रहा हूं। असल में देखा जाए तो ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा, ये क्या एम्पलीट्यूड होगा? सुनिए, ये जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर मैं इस एक्सप्रेशन से देखूं तो टी की वैल्यू जब टी डी पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा पी कैप। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, एक्स टी डी, टी डी टाइम पे ये जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी डेल्टा पी कैप ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू तो मैंने जीरो कर दिया है, अपॉन 4 dpt, 4 dpt। बोलिए दोस्तों, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, कुछ इस, और यहां पे टीपी टीडी सॉरी टी इक्वल टू टी डी पे ये जो हाइट है, इसको मैं डेल्टा पी कैप बोल रहा हूं, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dp टी डी। ठीक है, ये बनेगा भाई। अब सुनिए, इसको अगर मैं अलग कर दूं 1 मिनट के लिए, T इक्वल टू टी डी पे जो ये मेरे पास जो स्प्रेड हो रखा है, इसको अगर मैं अलग कर दूं, दिस इज डेल्टा पी कैप, ये x के साथ अब मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, तो अब सुनिएगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह का बनेगा। अब मान लीजिए मैं कोई लेंथ ले रहा हूं, यहां से कुछ डेल्टा एक्स बाई टू आगे ले रहा हूं और डेल्टा एक्स बाई टू पीछे ले रहा हूं। सोचिए, ध्यान से देखना भाई, डेल्टा एक्स बाई टू माइनस है ये, और यहां पे डेल्टा एक्स बाई टू प्लस है। अब मैंने डेल्टा एक्स जो लिया है वो जानबूझ के लिया, डेल्टा एक्स कुछ इस तरह से लिया है सच दैट यहां पे जो एम्पलीट्यूड है उसका ये क्या हो जाए, ये बन जाए ई की पावर माइनस 1 एम्पलीट्यूड, मतलब ये 1 बन जाए। कहने का मतलब ये है, ये मैंने डेल्टा एक्स लिया है, ये डेल्टा एक्स बाई टू लिया है, ये जो लेंथ है ना आगे की तरफ, ये डेल्टा एक्स बाई टू है, और पूरी लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है। ध्यान दीजिएगा, पूरी लेंथ जो है वो है डेल्टा एक्स, और जो हाफ लेंथ है वो डेल्टा एक्स बाई टू। तो अगर मैं यहां पे x की जगह पे डेल्टा एक्स बाई टू पुट कर दूं, सुनिए, तो इसकी जो पावर की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, ये 1 होनी चाहिए। मैंने ऐसा कोई डेल्टा एक्स मान लिया, जूम कर लिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 dp, और यहां पे टीडी है, 16 dp इंटू टीडी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज डेल्टा एक्स, ये वो लेंथ है जिस लेंथ पे आपका क्या हो रहा है बताओ, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यू का ई की पावर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत थी, ये आपने क्यों निकाला डेल्टा एक्स? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। अब आप देखिए कैसे, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिफ्यूजिविटी, मुझे तो डिफ्यूजिविटी निकालनी है। तो यहां से डिफ्यूजिविटी जो आएगी डीपी, वो भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए फिर डेल्टा एक्स चाहिए। हम डेल्टा एक्स निकालेंगे, जरा देखिएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं बताऊंगा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहां से अगर मैं डिफ्यूजिविटी निकालूं डीपी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 टीडी, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो दिक्कत है ना, डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा तरीका है मेरे पास, जरा देखिए। हम एक सेटअप बनाते हैं, एक सेटअप तैयार कर रहा हूं मैं, जो आपके शौकले जो थे उन्होंने सेटअप तैयार किया था। तो जरा देखिए वो सेटअप क्या है। मेरे पास ये सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो वो सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस सेटअप से हम डेल्टा एक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरह का सेटअप है, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मैंने यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इन दोनों पॉइंट के बीच में। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो लेंथ थी, दिस वाज x इक्वल टू 0, दिस वाज x इक्वल टू l। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक प्रॉब लगाई,
और एक प्रोब यहां पे लगाई। इस पॉइंट को आप ए पॉइंट बोल दो और इस पॉइंट को आप बी पॉइंट बोल दो। ऐसे मैंने प्रोब लगाई और ये जो प्रोब है इसके साथ मैंने एक पल्स जनरेट की है, कुछ कोई रेजिस्टेंस लगा के, और यहाँ पे एक पल्स जनरेट कर दी। लाइट भी डाल के कर सकते हो आप, ठीक है। तो लेजर लाइट मैंने डाल दी यहाँ पे, ऐसा कुछ लगा लोगे। अब मान लीजिए कोई पल्स मैंने जनरेट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल नोट मान लीजिए, एक मिनट के लिए एल नोट मान लो या एल मान लो, कोई भी ले लो, ठीक है। एल नोट लेंथ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कुछ इस तरह का। एक मिनट रुकिएगा, जो सेटअप है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का सेटअप था और जिससे हम ये पल्स निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक डिटेक्टर लगा दिया। कहने का मतलब ये है, ये जो आउटपुट है ये मैंने CRO में दी है। दिस इज R2, दिस इज R1, आप ऐसे मान लो, ठीक है ना। कुछ इस तरह का मैंने सेटअप किया और ये जो V नोट थी ये मैंने CRO के अंदर प्लॉट किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ होगा क्या, सुनिए। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस V नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी वजह से ड्रिफ्ट होगी, जो पल्स है वो ड्रिफ्ट होगी। यहाँ पे मैंने एक पल्स पैदा की, ठीक है, यहाँ पे एक पल्स पैदा की। अब वो जो पल्स है वो ड्रिफ्ट होगी और स्प्रेड भी होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब सुनिए, हमने CRO पे देखा कि जैसे जैसे वो पल्स ट्रेवल होगी, सुनिए, तो वो जो आपका क्या बोलते हैं, जो चार्जेस होंगे, जो या होल होंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्सेस कैरियर। कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ आपके इधर चले जाएंगे। तो बेसिकली यहां पे कुछ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमने CRO में देखा है और उसकी जो वेवफॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की आएगी। मतलब जैसे जैसे कैरियर आते जाएंगे, यहाँ पे जब कैरियर कम थे तो पोटेंशियल भी कम रहेगा और जैसे जैसे टाइम बीतता गया कैरियर ज्यादा आते रहेगा। जैसे यहाँ पे पल्स पहुंचेगी, ये वाली जो पल्स पहुंचेगी, जिसकी जो हाइट है वो हमने डेल्टा P कैप लिखी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। जैसे ये पल्स पहुंचेगी उस टाइम ये हाईएस्ट वोल्टेज होगा यहाँ पे, क्योंकि कैरियर जो होल है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो कैरियर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल अच्छा खासा पैदा होगा, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चेक किया और इस तरह से उन्होंने पल्स ड्रॉ कर ली। सबसे पहले तो उन्होंने ये टाइम बाउंड देखी, ये टाइम गैप देखा कि कितना टाइम के बाद ये पल्स पहुंच रही है। तो उससे हमारे पास क्या मेजर हो गया, उससे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि L नोट डिवाइड बाय दैट टाइम कर दोगे तो उससे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। क्योंकि ये जो लेंथ है L नोट है, L नहीं है, तो एक ही बात है, वो टाइम मेजर होगा ना। आप समझिए कि जैसे यहाँ पे जनरेट की उसकी कितनी देर बाद यहाँ पे पहुंच रही है, तो उससे अपने पास TD भी आ गया, ठीक है, उससे हमारे पास TD भी आ गया। बट मुझे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है डेल्टा एक्स का। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि डेल्टा एक्स कैसे आएगा, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए। उन्होंने क्या किया, ये जो पल्स हमारे पास बनी, उन्होंने देख लिया कि ये जो टाइम है जहां पे e की पावर -1 बन रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की e की पावर -1 बन रही है, ये जो लेंथ है ये हमने डेल्टा एक्स बोली है ना, ये हमने डेल्टा एक्स बोली है। तो बट उनके पास तो ये जो ग्राफ है t के साथ है, टाइम के साथ ये पल्स आई है। टाइम पहले t इक्वल टू मान लीजिए कोई टाइम था, उस टाइम पे तो ये बहुत हल्की सी पल्स रहेगी यहाँ पे, और जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पल्स आगे जाती जाएगी और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा वोल्टेज का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है तो टाइम के साथ है। हमें तो ये लेंथ निकालनी है डेल्टा एक्स, जहां पे एम्पलीट्यूड e की पावर -1 हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डेल्टा t निकाल लिया, पहले ये डेल्टा t निकाल लिया, ठीक है। इसको टाइम को मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा t। ये जो टाइम है, दिस टाइम इज डेल्टा t। तो उन्होंने क्या किया, ये जो टाइम है ये डेल्टा t मेजर कर लिया। अब डेल्टा x कैसे आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा t इंटू vd, जो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कैसे निकाली, L नोट डिवाइड बाय जो टाइम था TD, उससे, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा x कैलकुलेट किया। तो अगर मैं पुट करूं vd को, आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। vd को भाई यहां पे देखोगे तो यहां पे तो L नोट लिखना पड़ेगा आपको, vd इज इक्वल टू L नोट बाई TD लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जबकि जो पहले आप क्या लिख रहे थे, L बाई TD लिख रहे थे, क्योंकि आप पहले यहां से यहां तक देख रहे थे। अब एक्चुअल में A से B पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो L नोट बाई TD हो जाएगा। L नोट की जगह L ही ले लो ना यार, ठीक है।
इसको एल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा कॉर्नर पे ही रख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वीडी की वैल्यू मुझे पता चल गई, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा एक्स आ जाएगा, और डेल्टा एक्स आते ही फिर हम कहां पे पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे, डीपी आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखना, जो डीपी की वैल्यू आएगी मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू, जो डीपी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू म्यू पी ई नॉट का स्क्वायर इनटू डेल्टा टी का स्क्वायर, आप एक बार चेक कर लेना भाई, डिवाइड बाई 16 TD, ये बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, डीपी की वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जो काम का एक्सपेरिमेंट है, जो मुझे लगता है कि आपको जरूरी है इसको समझना। उम्मीद है आपको समझ आया भाई, ठीक है। आसान कहानी थी, सिंपल सी कहानी थी, इस तरह से हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब जरा देखिएगा, एक और बात बताता हूं मैं, जो आप ये जो टीडी है, इसको आप एक और तरीके से भी मेजर कर सकते हो, नहीं टीडी नहीं, माफ कीजिएगा, टीडी नहीं, लाइफ टाइम भी यहां से मेजर कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे लाइफ टाइम मेजर करोगे, सुनिए। लाइफ टाइम मेजर करने के लिए आपको इसके एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। बट एनीवे उसको छोड़ दीजिए, या फिर मैं अगर करना भी चाहूं तो कर सकता हूं। कैसे, जरा देखिए, इसका जो एरिया बनेगा, जो पल्स यहां पे हमें मिली है सीआरओ में, ठीक है, जो सीआरओ में हमारे पास जो पल्स आएगी दोस्तों, सीआरओ में जो पल्स बनेगी, उसका अगर मैं एरिया देखना चाहूं, ठीक है, बेसिकली जो उसका एरिया है वो चार्ज उसको दिखाएगा, टोटल चार्ज को दिखाएगा, ठीक है, बिकॉज ये डेंसिटी है, एक्स कोमा टी, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो बेसिकली ये क्या दिखाएगा, ये चार्ज को दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो आप निकालोगे तो उससे आप मेरे ख्याल से माइनॉरिटी कैरियर का लाइफ टाइम भी निकाल सकते हो, बट मे भी इतना जरूरी नहीं है वो चीज़, ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो। एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग डीपी एंड म्यूपी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जरा देखिए। कई बार आपसे एक और चीज पूछी जाती है, कई बार आपसे पूछा जाता है डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, अब ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हो वो टाइम जितनी देर में हम जो एक्सेस कैरियर होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में जो टाइम लगता है उसको हम ये बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मैं मान लेता हूं एन टाइप है। अब इधर से मान लीजिए मैंने ग्राउंड कर दिया, और इधर से मान लीजिए मैं कुछ एक्सेस कैरियर इंजेक्ट कर रहा हूं, डेल पी। तो अगर मैं एक्सेस कैरियर इंजेक्ट करूंगा तो इनको न्यूट्रलाइज होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, ठीक है। जरा देखिए कैसे, मुझे एक बात बताइए, मैं जानता हूं गॉस लॉ के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ ई जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन। अगर मैं होमोजीनियस मीडियम ले लूं तो यहां पे एप्सिलॉन आएगा, और मैं जानता हूं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। दिस इज चार्ज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन इक्वेशन बोल दो या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोल दो, ठीक है। और मुझे ओम्स लॉ भी पता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये होता है मेरा ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ में अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ जे लगा दूं दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई। बोले दोस्तों ये बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे की जगह पे ये लिख दो, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी इक्वल टू सिग्मा इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई इज रो वी बाई एप्सिलॉन। ध्यान से देखिए, पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई रो वी में। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डेल रो वी बाई डेल टी प्लस सिग्मा रो वी बाई एप्सिलॉन इक्वल टू 0, और यहां से रो वी टी निकालोगे, अगर टाइम के साथ अगर वेरिएशन निकालोगे तो बनेगा रो वी 0 इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ डी। आप इसको लिख दो, दिस टाउ डी इज इक्वल टू, अगर आप टाउ डी यहां से कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट।
अब एक्चुअल में न्यूट्रलाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता, न्यूट्रलाइज करने में इसका एटलीस्ट 4 टाइम्स होगा। मतलब जो चार्ज डेंसिटी आप इनिशियली यहाँ पे आप डालोगे, जो भी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने में आपका एक टाइम कॉन्स्टेंट नहीं यूज होगा, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स टाइम कॉन्स्टेंट यूज होंगे, मतलब 4 टाइम्स ऑफ टाउ डी हम इतना टाइम लेके चलेंगे न्यूट्रलाइज होने में, ठीक है। और ये बहुत स्मॉल होता है, ये लाइफ टाइम से बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, मतलब लाइफ टाइम तो माइक्रो सेकंड में होता है, तो ये पिको सेकंड में होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही कम होता है ये, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने में जो टाइम लगता है। अब न्यूट्रलाइज कैसे होगा, सोचिए अगर आप होल इंजेक्ट कर रहे हो तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइज करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, कई बार इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये केस समझ आया, ठीक है भाई। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां तक तो मैंने आपको वो चीज पढ़ाई जो थोड़ा सा पिछला जो एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन था उसी की कंटिन्यूटी में था। अब हम पढ़ेंगे क्वाजी फर्मी लेवल, क्वाजी फर्मी एनर्जी लेवल, ये क्या होता है, तो ठीक है। तो जरा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास क्वाजी फर्मी एनर्जी लेवल। अब देखिए भाई, क्वाजी फर्मी क्या होती है। पहली बात तो अगर आपको इक्विलिब्रियम आपको पता हो, जब आप इक्विलिब्रियम में सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो आपका फर्मी लेवल एग्जिस्ट करता था, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है और मैं कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन इसके ऊपर नहीं दे रहा हूं अदर देन टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो मेरा इक्विलिब्रियम में है। सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम, मान लीजिए ये मेरा इक्विलिब्रियम में है और ये एन टाइप मान लो या पी टाइप मान लो, कोई भी मान लो। तो अगर मैं इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाऊं तो मैं बोलूंगा कि ये मान लीजिए मेरे पास कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंडेज है मेरे पास, और ये बैलेंस बैंडेज है, ठीक है। तो यहां पे एट द मिडल ऑफ अप्रोक्सीमेटली मिडल पे क्या होगा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। अब क्योंकि ये एन टाइप है, तो एन टाइप है तो यहां पे आपका क्या बनेगा, फर्मी एनर्जी लेवल बनेगा, ठीक है। एक ही फर्मी लेवल एग्जिस्ट करेगा। माफ कीजिएगा, तो ये एक ही फर्मी एनर्जी लेवल बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। और आप इसको निकाल भी सकते हो, n इक्वल टू एन आई ई की पावर ई एफ माइनस ई एफ आई अपॉन के टी। तो आप यहां से देख सकते हो कि ई एफ जो है वो ई एफ आई से कितना ऊपर होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये गैप जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो, या ये गैप भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, n इज इक्वल टू एन सी ई की पावर, यहां पे क्या बनेगा, ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। एनसी क्या है, दिस इज अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी लेवल ईसी, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से फर्मी एनर्जी हमने डिफाइन की, ठीक है। बट जरा सुनिए, और हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी देखा। इसके अंदर अंडर इक्विलिब्रियम हम जानते हैं n इंटू पी विल बी इक्वल टू, या n नोट इंटू पी नोट विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये हम पढ़ते थे पहले, ये होता है, ये हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम में। बट सोचिए अगर मेरा सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई लाइट उसके ऊपर डाल दी, मतलब मैं उसको उसके अंदर एक्सेस कैरियर मान लीजिए मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सोचिए अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके अंदर मान लीजिए एक्सेस कैरियर है। सोचिए ये मान लीजिए मेरे पास सेमीकंडक्टर है और मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर लाइट डाल दी, और सोचिए मैं लाइट जो है वो यूनिफॉर्मली डाल रहा हूं, मतलब हर जगह बराबर बराबर लाइट डाल रहा हूं, ठीक है। उससे क्या होगा सुनिए, उससे मेरे पास जो एन नोट है, अब वो एन नोट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एन नोट प्लस डेल्टा एन, और जो पी नोट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पी नोट प्लस डेल्टा पी। अब ध्यान से देखिए, पी नोट तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा क्योंकि ये एन टाइप है, मान लीजिए एन टाइप है तो मैं लो इंजेक्शन लेवल ले रहा हूं, मतलब जो डेल्टा पी है दैट इज मच मच लेस देन एन नोट, बट जो डेल्टा पी है वो काफी बड़ा है पी नोट से, माइनॉरिटी कैरियर से काफी बड़ा है जो इंजेक्ट कर रहा हूं, बट वो मेजोरिटी से काफी लो है, ठीक है ना। इस तरह से मैं मान लीजिए कर रहा हूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा पी ही बन जाएगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। और ये एन नोट के अप्रोक्सीमेटली उसी के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो सुनिए, अब पहली बात तो एक चीज आप याद रखिएगा, क्या कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है एन इंटू पी इज नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये नहीं आएगा भाई, अब ये एप्लीकेबल नहीं है।
दूसरी बात जरा देखिएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है इंजेक्शन से, ठीक है, या आप कह सकते हो दिस इज अप्रोक्सीमेटली एन नॉट, बट होल की कंसंट्रेशन मेरी बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ी है बस, ठीक है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया और होल भी अच्छा खासा बढ़ गया। अब उससे क्या होगा सुनिए, अब फर्मी एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, मतलब अब दो दो जगह पे फर्मी एनर्जी लेवल दिखाने पड़ेंगे। कैसे, जरा देखिए, आपको याद होगा n को आप लिखते थे ni e की पावर EF माइनस EFi अपॉन KT, यही करते थे ना, ठीक है। अब जरा देखिए, अब ये बढ़ गया n प्लस डेल्टा n, ऑब्वियसली अब ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ने का तरीका तो केवल एक ही हो सकता है। कैसे, कब बढ़ेगा, जब ये जो डिफरेंस है मेरा ऑब्वियसली बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, आगे वाला ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जरा देखिए, ये बन जाएगा EF माइनस EFn, मैं इसको लिख रहा हूं डिवाइड बाई KT, नहीं इसको EFn कीजिए, ये तो EFi ही रहेगा, ये EF जो है ये बढ़ जाएगा, ये यहां पे EFn बन जाएगा, EFi तो मेरा वहीं रहेगा, और ये जो डिफरेंस है अब ये बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा कैसे, जरा सोचिए, पहले क्या था, पहले यहां पे था मेरे पास कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल और यहां पे वैलेंस बैंड था, ये था मेरे पास EFi, ये तो फिक्स था मेरे पास, पहले EF समवेयर यहां पे लाई कर रहा था, सोचिए अब क्या होगा, मुझे ये गैप बढ़ाना है EF माइनस EFi, तभी तो n बढ़ेगा ना, सोचिए ना, तो इसका मतलब जो EF है अब वो कहां पे लाई करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इससे, ठीक है, वो बन जाएगा EFn, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब आइए होल में, होल की कंसंट्रेशन पहले क्या होती थी, अगर आप होल देखोगे P नोट, पहले P नोट था और यहां पे N नोट लिख लीजिए भाई, हाँ जी, पहले P नोट था और P नोट की वैल्यू थी Ni e की पावर, बोलिए e की पावर क्या था बताओ, e की पावर बोले ना यार, होल क्या था, यहां से ही निकाल सकता हूं ना मैं होल, ठीक है, तो Ni e की पावर क्या बनेगा, EFi माइनस EF अपॉन KT, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। पहले ये थी, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पहले ये होल की कंसंट्रेशन आएगी, पहले ये होल की कंसंट्रेशन थी। अब सुनिए, अब होल में क्या हो गया बताओ जरा, अब यहां पे P नॉट प्लस डेल्टा P हो गया, ये बढ़ गया, अब ये बढ़ेगा कैसे, ये डिफरेंस नेगेटिव है, ध्यान देना, क्यों नेगेटिव था ये, बिकॉज EFi जो है, EF जो है वो EFi से ऊपर था, EF जो है वो EFi से कुछ ऊपर था, पहले ये ऊपर की तरफ था, ठीक है, तो ये नेगेटिव गैप था। अब सुनिए, अब क्या होगा, अब P नॉट, ये होल कंसंट्रेशन बढ़ गई है भैया, अब ये कैसे कब बढ़ेगी बताओ, ये बढ़ेगी कब, मुझे ये बताइए, जब ये कम नेगेटिव होगा, सीधी बात है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ये लेस होता चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये कम नेगेटिव होना चाहिए, कम नेगेटिव का क्या मतलब है, हो सकता है ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है, हो सकता है ये पॉजिटिव बन जाए, मतलब EF जो है वो जो EFi है वो EF से क्या पता बड़ा हो जाए, EF नीचे शिफ्ट हो जाए, नहीं समझे, तो इसका मतलब अब क्या होगा, क्योंकि होल कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ये बदल जाएगा, दिस इज EFi माइनस EFp अपॉन KT, हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए, कहने का मतलब ये है, तभी तो बढ़ेगी ना वैल्यू, आप खुद सोचिए, पहले नेगेटिव थी, क्यों, क्योंकि EF जो है वो ऊपर था EFi से, तो ये नेगेटिव था, तो Ni इंटू E की पावर नेगेटिव, E की पावर नेगेटिव उसको छोटा कर देगी, तो इसका मतलब होल काफी कम थे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, बिकॉज ये N टाइप था। अब क्या हुआ बताओ जरा, अब क्योंकि होल बढ़ गए, होल भी अच्छे खासे बढ़ गए, अब होल भी अगर अच्छे खासे बढ़ गए तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, हो सकता है ये जो वैल्यू है Ni से काफी बड़ी आ जाए, अब बड़ी होगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए पावर, पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है बताओ, ये जो पावर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है बताओ, जो EF है वो EFi से नीचे होना चाहिए, इसका मतलब जो EF लाई करेगा या EFp जो बनेगा अब नया, वो समवेयर इधर लाई कर सकता है, दिस इज EFp, समझ आया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक्सेस कैरियर डाल रहा हूं तो पहले जो EF होता था, पहले जो मेरा EF होता था, अब वो स्प्लिट हो गया, वो दो में हिस्से में बन गया, जो EF था वो अब मेरा स्प्लिट हो गया दोस्तों, ठीक है, पहले EF यहां पे होता था, अब वो जो EF है वो इस तरह से एक EFn बन गया और एक EFp बन गया। अगर मैं होल या इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करूंगा तो जरा देखिए ध्यान से कि किस तरह का बनेगा, ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये केस जो है ये समझ आया, और किस तरह से क्वाजी फर्मी, इनको हम बोलते हैं क्वाजी फर्मी लेवल, ठीक है, तो इसको समझिए। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं,
एक दो क्वेश्चन जरा देखिए और उनको हम लोग करते हैं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास, जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। कंसीडर एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल टू 300 केल्विन। एन टाइप सेमीकंडक्टर है मेरे पास, टी इक्वल टू 300 केल्विन दे रखा आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, टी इक्वल टू 300 केल्विन विद कैरियर कंसंट्रेशन एन नोट जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻15, वो आपको ये दे रखा है, एन नोट इज 10⁻15, एन आई इक्वल टू 10⁻10। एन नोट क्या है, जो रूम टेम्परेचर पे है, जिसमें एक्सेस कैरियर नहीं डाल रखे हैं। एन आई 10⁻10, पी नोट इज 10⁻5, ऑब्वियसली लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के देखो, पी नोट की वैल्यू आ जाएगी। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इन नॉन इक्विलिब्रियम assume that the excess carrier concentration R। अभी कह रहा है नॉन इक्विलिब्रियम केस में मैंने कुछ एक्सेस कैरियर मैंने इसमें इंजेक्ट कर दिए और उनकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है दैट इज 10⁻13 पर सीसी, ठीक है। ये आपको कंसंट्रेशन दे दी एक्सेस कैरियर की, तो ऑब्वियसली ये तो काफी ज्यादा है, मतलब इससे तो ज्यादा नहीं है बट इससे तो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है सुनिए, अब ये बोल रहा है आपको फर्मी एनर्जी, क्वाजी फर्मी लेवल्स आपको बताने हैं। फाइंड द क्वाजी फर्मी लेवल, वो आपको बताने हैं। तो उनको जरा देखते हैं कैसे देखेंगे। सुनिए, पहले जो फर्मी लेवल है वो कहां पे था, ये मान लीजिए मेरा कंडक्शन बैंड था और ये मान लीजिए मेरा वैलेंस बैंड था, ये था मेरे पास EFI और समवेयर यहां पे कहीं पे EF रहा होगा। अब ये गैप अगर मैं निकालना चाहूं तो पहले क्या था, या फिर ये गैप निकालना चाहूं EFI के साथ, ये जो गैप है ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये गैप मैं निकाल सकता हूं। जरा देखिए नीचे वाला गैप कैसे निकलेगा, ऊपर वाला के लिए तो NC मुझे चाहिएगा। तो जरा देखिए एन नोट विल बी इक्वल टू एन आई इंटू ई की पावर EF माइनस EFI अपॉन KT। ये पहले था जब मैंने कोई एक्सेस कैरियर नहीं डाल रखे थे। तो यहां से EF माइनस EFI की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा। दैट विल बी इक्वल टू, जो मैंने कैलकुलेट किया है, EF माइनस EFI की वैल्यू आएगी 0.2982 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बनेगी दोस्तों, ये बन जाएगी। सिंपल कहानी थी, बड़ा ही आसान केस था। तो इसका मतलब ये जो गैप है ये है 0.2982 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें एक्सेस कैरियर इंजेक्ट कर दिया। अब अगर मैं एक्सेस कैरियर इंजेक्ट करूंगा तो आप बताओ यहां पे क्या बनेगा, ये यहां पे बनेगा 10⁻15 प्लस 10⁻13 इज इक्वल टू 10⁻10 ई की पावर EFN माइनस EFI अपॉन KT। अब ये नया बनेगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये डिफरेंस बढ़ना चाहिए, इसका मतलब EFN ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बताइए EFN की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, EFN की यहां से जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या बनेगी, वो जरा देखिएगा। तो EFN की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, अब वो थोड़ी सी ऊपर सरक जाएगी, दिस इज EFN। और ये जो गैप आएगा, ठीक है, ये जो गैप बनेगा, अब ये जो गैप बनेगा ये कितना बनेगा, क्वेश्चन ये है। ये जो गैप आएगा अगर यहां से EFN माइनस EFI करके देखोगे तो ये जो गैप बनेगा ये बनेगा 0.2984 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये गैप ये बनेगा दोस्तों 0.2984 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बनेगा दोस्तों, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, ध्यान से देखो। हालांकि बहुत ही स्मॉल बढ़ा है। क्यों स्मॉल बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं आया, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है 1.01 इंटू 10⁻15 कुछ ऐसे कुछ बनी है, ध्यान से देखिए। ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल चेंज हुआ है। तो आप देखिए बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज आया। लेकिन सुनिए, सिर्फ EF की वैल्यू EFN नहीं बनेगी, EF स्प्लिट होगा दो में, ठीक है, EFP भी आएगा। अब बताओ होल कंसंट्रेशन क्या बनेगी। अगर मैं होल के ऊपर सेम फॉर्मूला लगाऊं तो होल कंसंट्रेशन क्या बनेगी, ये पहले थी और उसमें ये और ऐड हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली यही बन जाएगा। तो इसका मतलब होल कंसंट्रेशन जो है वो है 10⁻13 इक्वल टू NI इंटू ई की पावर, बताइए ई की पावर क्या बनेगी उसमें बनेगा EFI माइनस EFP अपॉन KT। EFP जो आएगा जरा देखना, यहां से जो वैल्यू आएगी EFI माइनस EFP दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो वो जो बनेगा वो बनेगा 0.179 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब जो EFP है वो EFI से नीचे लाई करेगा। तो अगर मैं EFP को यहां पे दिखाऊं दोस्तों, तो EFP जो मैं दिखाऊंगा वो समवेयर यहां पे बनेगा, दिस इज EFP। और ये जो गैप है ये है 0.179 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसमें एक और चीज देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप सिंपल न्यूमेरिकल की तरह मत देखे चलिए,
आप बोलोगे सर ये जो डिफरेंस है तो बहुत ही कम है, जो ऊपर उठा है 0.0002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है ये, जबकि ये जो डिफरेंस है जितना ये मतलब जो ईएफ था वो पुराने वाले ईएफ से ऊपर उठ गया है, हल्का सा ऊपर उठा है, लेकिन जो नीचे वाला जो ईएफ है, नया जो ईएफ है, वो तो अच्छा खासा नीचे आ गया। ध्यान से देखो, इस ईएफ से ऊपर तो बहुत कम गया, नीचे काफी ज्यादा आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज पहले जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन थी वो ये थी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इंजेक्ट करोगे ये, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो पहले ईएफ था वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आया था फर्मी लेवल। अब वो जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के से बढ़ गए हैं। अगर हल्के से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये गैप जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट होल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ध्यान से देखो, होल जो पहले 10⁵ थे, उसमें अगर मैं इतना ऐड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻13 ही हो जाएगा। तो होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। होल बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो फर्मी लेवल है वो इसके पास, वैलेंस बैंड के पास में आएगा और ज्यादा पास में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, और इस तरह से हम क्वाजी फर्मी लेवल को समझते हैं कि क्वाजी फर्मी लेवल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला जो केस है ये समझ आया। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, और वो है एनर्जी ट्रैप्स। अब एनर्जी ट्रैप्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जरा देखते हैं। ट्रैप एनर्जी लेवल, ट्रैप एनर्जी लेवल, ट्रैप एनर्जी लेवल, ये क्या होते हैं दोस्तों? सुनिए, बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं कोई सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लूं। ठीक है, तो ट्रैप एनर्जी लेवल देखिए, इनको डिफेक्ट लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इनको डिफेक्ट लेवल भी बोलते हैं। मान लीजिए मैं 2D में दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास सिलिकॉन है और ये सब सिलिकॉन के एटम रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं 2D में दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, और ऐसे ऐसे आपके हर सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, अब सुनिए, हमने इसके अंदर डिफेक्ट्स डाल दिया, कुछ इंप्योरिटीज डाल दी। तो इंप्योरिटी डालने से क्या होगा, सुनिए, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड लेवल था, ये वैलेंस बैंडेज था। इंप्योरिटी डालने से यहां पे आपके डिफेक्ट लेवल क्रिएट हो जाएंगे, इनको ट्रैप एनर्जी लेवल बोलते हैं, ET, ET1, ET2, ET3, ये ट्रैप एनर्जी लेवल यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो ट्रैप एनर्जी लेवल है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लो लाइफ टाइम। जो आपके एक्सेस कैरियर आपने डाले हैं उनकी जो लाइफ टाइम है उसको मिनिमाइज कर देंगे, उसको कम कर देंगे ये लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जम करके यहां पे आए और फिर वो रिकंबाइन ना हो, क्योंकि रिकंबाइन तभी होगा जब होल यहां से जम करके यहां पे आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन और होल यहां पे रिकंबाइन करेंगे, इसको रिकॉम्बिनेशन लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो होल यहां से यहां पे आए या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आए तब ये रिकंबाइन होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये होल यहां से यहां पे आया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया और रिकंबाइन हुआ नहीं, तो ये फिर से ये इलेक्ट्रॉन वापस से जम करके यहां पे आ जाएगा, तो इसका मतलब वो रिकंबाइन हुआ नहीं, उसका लाइफ टाइम बढ़ गया। ठीक है, लाइफ टाइम को मैं गलत बोल गया, कम नहीं कर रहा है, लाइफ टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इससे लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। और सही बताऊं तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो लाइफ टाइम क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप एनर्जी लेवल। और ये किस में होता है, ये खासकर इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, सिलिकॉन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर तो ये जो एनर्जी यहां से यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी जो जाएगी ये एनर्जी आपकी हीट में चली जाएगी, ये आपकी फोटोन में या लाइट में नहीं जाएगी इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में। ठीक है, उसमें ट्रैप एनर्जी लेवल्स होते हैं, रिकॉम्बिनेशन लेवल होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को समझिए कि इससे क्या होगा, इससे जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, वो आपका ऐसे मल्टीपल ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे फिर से आया और फिर से यहाँ पे जम कर गया, मतलब रिकॉम्बाइन हो ही नहीं रहा है, बिकॉज होल नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट को समझिए। तो ये एक ट्रैप लेवल होता है, ये आगे आप पढ़ोगे देखना आप। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्वाजी फर्मी लेवल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, और हमने एक सोकले एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हैनेस सोकले एक्सपेरिमेंट, और उससे पहले हमने देखा था उनको जो हमारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, तो उसको हमने देखा था। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो चैप्टर है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक डीपीपी आएगी इसकी, डीपीपी नंबर 5, उसको आप सोल्व कर लीजिए, वो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, और उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं डिवाइसेस स्टार्ट करूंगा, पीएन जंक्शन से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुनिए, अगर आपको इस एपिसोड से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेक श्योर कि इसको लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए और यहां से आप हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इनकेस अगर QR कोड स्कैन नहीं होता है तो आप CES लर्निंग सर्च कीजिए, वहां से भी आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, स्टोर में जाके कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ पे भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नंबर है, कोई भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।